आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर फिर भी आप अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हो? वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे ग्रेट इन्वेस्टर नहीं है, पर वो सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है। क्यों? आखिर लोगों के पास उनकी सोच से ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो लोग करप्शन करते हैं, क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी चीज को जानेंगे मॉर्गन हाउजल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। देखो, हम पैसों को ना दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, पैसों के पीछे के मैथमेटिक को, एंड दूसरा पैसों के पीछे की साइकोलॉजी को। इस बुक में ऑथर ने पैसों के पीछे की साइकोलॉजी के बारे में बताया है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अमीर बनना है या अगर आपको फाइनेंस को अच्छे से समझना है तो। ऑथर कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप पैसों के बारे में कितना जानते हो, बल्कि पैसों के प्रति आपका बिहेवियर कैसा है, यही मायने रखता है। दौलत, लालच और खुशी, ये तीनों चीजें बुक के कवर पेज पर छपी हुई हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान को इसकी समझना बहुत ही ज्यादा ठोकरें खा के आती है, तो इसलिए इस बुक में ऑथर ने ऐसे 19 लेसन्स बताए हैं जिससे आप बिना ठोकरें खाए इसे आप अच्छे से समझ पाओ। तो उनमें से फिलहाल मैं अभी के लिए 3 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करता हूँ। लेसन नंबर 1, लक एंड रिस्क। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन 1968 में पूरी दुनिया भर में 303 मिलियन बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने की उम्र के थे और उनमें से 18 मिलियन यूएस में रहते थे और उनमें से भी 2,70,000 वाशिंगटन स्टेट में रहते थे और उनमें से 1 लाख से बस थोड़े से अधिक सिएटल में रहते थे और इनमें से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे। यानी पूरे विश्व के 303 मिलियन बच्चों में से केवल 300 बच्चे ऐसे थे जो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने जाते थे, जहां पर एकमात्र कंप्यूटर था और मिस्टर बिल गेट्स उन्हीं बच्चों में से एक थे। यानी अगर हम इसे थोड़ा मैथमेटिकली देखें तो 1968 में लगभग 1 मिलियन बच्चों में से केवल एक बच्चे के पास कंप्यूटर का एक्सेस था। जब बिल गेट्स क्लास 8 में थे तभी उनके स्कूल के पास एक ऐसा एडवांस कंप्यूटर था जो उस टाइम मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के पास भी नहीं था। 13 साल की एज में बिल गेट्स पॉल एलन से मिले जो कि उनके क्लासमेट थे। दोनों का कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था और फिर दोनों दोस्त बन गए और फिर बहुत ही जल्दी वो दोनों कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन गए और इन्होंने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, जिसका आज वैल्यूएशन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर से भी अधिक है। 2005 में बिल गेट्स ने कहा था कि अगर लेक्साइड स्कूल ना होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। मान लो बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट होते और बहुत ही ज्यादा मेहनती भी, तो क्या वो माइक्रोसॉफ्ट बना पाते अगर वो लेक्साइड स्कूल में पढ़ने नहीं गए होते तो? और यह था बिल गेट्स का लक जो उन्हें पहले ही लाखों लोगों से आगे खड़ा कर दिया था। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल गेट्स का एक और दोस्त था, केंट इवांस, जो उन्हीं के साथ लेक्साइड स्कूल में पढ़ता था और वो अभी कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था, सेम बिल गेट्स एंड पॉल एलन की तरह। पर हाई स्कूल पास करने से कुछ दिन पहले ही वो पहाड़ों पर घूमने चला गया और एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। हर साल पहाड़ों पर एक्सीडेंट में लगभग केवल यूएस में 3 दर्जन लोग मरते हैं और एक हाई स्कूल के बच्चे की वो भी पहाड़ों पर मरने की जो संभावना है वो 1 मिलियन में से केवल 1 है। यानी मिस्टर बिल गेट्स लेक्साइड स्कूल में जाकर 1 मिलियन में से 1 का लक पाया और केंट इवांस पहाड़ों पर जाकर 1 मिलियन में से 1 का रिस्क। इस बुक में एक लाइन है कि हर बिल गेट्स के साथ एक केंट इवांस भी होता है जो उतना ही टैलेंटेड होता है, उतना ही मोटिवेटेड, उतना ही जीनियस, उतना ही हार्ड वर्किंग होता है, पर जीवन का चरखा उसे दूसरी तरफ पलट देता है। और इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिलता है कि जीवन में हमारा सक्सेस, हमारा फेलियर, हम अमीर हैं या गरीब हैं, व्हाटएवर, हर एक रिजल्ट हमारे खुद के मेहनत के अलावा अन्य शक्तियों पर भी निर्भर करता है। आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो बहुत कम मेहनत में बहुत ही ज्यादा चीजों को अचीव कर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान जो बहुत मेहनत करता है, बहुत ही हार्ड वर्क करता है, पर वह हमेशा स्ट्रगल करता रहता है। कारण लक एंड रिस्क, यानी वो बाहरी पावर जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। ऑथर बताते हैं लक एंड रिस्क ये दोनों भाई भाई हैं, एक के साथ दूसरा हमेशा होता है। तो देखो, अगर आप अमीर हो तो कभी भी अपने पैसों का घमंड मत करो, क्योंकि जैसे आपके मेहनत के अलावा लक की वजह से पैसे आ सकते हैं, सेम वैसे ही लक के दूसरे भाई रिस्क की वजह से आपके सारे पैसे डूब भी सकते हैं। और अगर आप बहुत ही ज्यादा स्मार्टली, हार्डली मेहनत कर रहे हो और फिर भी आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आपके साथ चीजें सही नहीं हो रही हैं, तो आप डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि कभी भी रिस्क का भाई लक आपके फेवर में आ सकता है और फिर आपकी पूरी किस्मत को पलट सकता है। ऑथर बताते हैं कि जो लोग अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं, उन लोगों को जब भी लक की वजह से अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने उसे सही से यूज किया, एक्शंस लिए और फिर अमीर बने। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हो उसे ईमानदारी से, मेहनत से करते रहो और आप हमेशा रेडी रहो कि जब लक आपके फेवर में होगा और फिर अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो आप उसका फायदा उठा सको। लेसन नंबर 2, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। 2020 में साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पब्लिश हुई थी और जब ऑथर मॉर्गन हाउजल इस बुक को लिख रहे थे तब तक वॉरेन बफेट की टोटल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर था और इसमें से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65th बर्थडे के बाद आया। यानी 65 साल की एज से पहले उनके पास केवल 3 बिलियन डॉलर ही थे। तो अचानक से 81.5 बिलियन डॉलर का ग्रोथ कैसे हुआ? द आंसर इज टाइम, और उस टाइम के कारण पैसों की कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट जब 10 साल के थे तभी से उन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जब वो 30 साल के हुए तब तक उनके पास 1 मिलियन डॉलर थे।
और अगर हम इसमें इन्फ्लेशन जोड़ देते हैं तो आज के हिसाब से उनके पास 9.3 मिलियन डॉलर थे। मान लो वॉरेन बफेट हमारे और आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान होते तो क्या करते? पहले तो 20-25 सालों तक उनको पता ही नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है। गर्लफ्रेंड बनाते, इधर उधर घूमते, देश दुनिया देखते, यही सब तो करते। अब मान लेते हैं कि 30 साल की एज से उन्होंने अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया होता और उनके पास 25,000 डॉलर होते और उनको हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पर 22% का रिटर्न भी मिलता, जो कि वॉरेन बफेट को मिला भी है। और 60 साल की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया होता ताकि वो अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय कर पाए। तो आप गेस करो कि आज उनके पास कितने पैसे होते? केवल और केवल 11.9 मिलियन डॉलर। जी हाँ, बिलियन नहीं, मिलियन डॉलर। यानी उनके एक्चुअल नेटवर्थ 84.5 बिलियन डॉलर से 99.9% कम। वॉरेन बफेट के ऊपर अब तक 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी हैं कि कैसे वो अपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू इतने ज्यादा अमीर बने। नो डाउट वॉरेन बफेट एक बहुत ही अच्छे और समझदार इन्वेस्टर हैं, पर उनके इतने ज्यादा अमीर होने के पीछे का जो सीक्रेट है वो केवल एक अच्छा इन्वेस्टर होने के कारण नहीं है, बल्कि बचपन से ही उनके एक अच्छे इन्वेस्टर होने के कारण है। वॉरेन बफेट अपने पैसों को बचपन से ही इन्वेस्ट करते आ रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं, जिसके कारण उनको कंपाउंडिंग का फायदा मिल रहा है और वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन रहे हैं। पर क्या आपको पता है वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है, पर वो सबसे ग्रेट नहीं है, कम से कम रिटर्न्स के मामले में तो नहीं। क्योंकि हेज फंड रिनेसांस टेक्नोलॉजी के हेड मिस्टर जिम साइमंस को 1988 से लेकर हर साल 66% का एवरेज रिटर्न मिला है। यानी उन्होंने अपने पैसों को हर साल 66% से कंपाउंड किया है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और इस दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर उनके रिटर्न के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। जबकि वॉरेन बफेट ने हर साल केवल 22% का रिटर्न पाया है, यानी जिम साइमन के रिटर्न का केवल 1/3। पर क्या आपको पता है इस बुक के लिखते टाइम जिम साइमन की जो टोटल नेटवर्थ है वो केवल 21 बिलियन डॉलर है। यानी जिम साइमन बफेट से 75% कम रिच है। पर आखिर ऐसा क्यों? जब जिम साइमन ने बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न्स पाया तो आखिर उनके पैसे इतने कम क्यों हैं? क्योंकि जिम साइमन ने 50 साल की एज तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करना स्टार्ट ही नहीं किया था और इसी कारण बफेट के कंपैरिजन में साइमन के पास अपने पैसों को कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम टाइम था। अगर वॉरेन बफेट की तरह जिम साइमन ने 70 सालों तक अपने पैसों को इन्वेस्ट किया होता और 66% के रिटर्न से उन्होंने अपने पैसों की कंपाउंडिंग की होती, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप लोग अपना दिल दिमाग उमाग थाम कर सुनना कि आज उनके पास कितने सारे पैसे होते। 63 क्विंटिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 781 ट्रिलियन, 780 बिलियन, 748 मिलियन और 160,000 रुपए। नहीं भाई, डॉलर होते डॉलर। और हाँ सॉरी, मैं इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। आप लोग इसे कन्वर्ट करके कमेंट करके मुझे बताओ प्लीज़। देखो वॉरेन बफेट एंड जिम साइमन की केस स्टडी से हम एक बहुत बड़ा लेसन सीख सकते हैं कि जब भी हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो सोचते हैं कि आखिर कैसे हम बेहतर रिटर्न्स पा सकते हैं। हम कौन सा स्टॉक खरीदें, कब खरीदें, किसे बेचें और कब बेचें। हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं। देखो ये सब चीज़ें जरूरी है और हमें करनी भी चाहिए, नहीं तो हम बहुत बड़े लॉस में जा सकते हैं। पर हम अमीरी के सबसे बड़े सीक्रेट टाइम को इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। देखो अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स कमाने हैं, तो आप लंबे टाइम तक अपने पैसों को इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप लंबे टाइम तक पैसों को इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। वैसे ही कंपाउंडिंग होता क्या है? आप में से बहुत सारे लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता होगा, पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ना हो। तो अब मैं आगे इस वीडियो में बहुत ही आसान सी भाषा में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हो उन पैसों पर साल के अंत में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बट नेक्स्ट ईयर आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला है उन सारे पैसों पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पर आपको इंटरेस्ट मिलता ही है, साथ ही आपके इंटरेस्ट के पैसों पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है और ये प्रोसेस हर साल चलता रहता है। देखो कंपाउंडिंग का एक बेसिक सा रूल है कि आप एक सर्टेन ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हो, बट ये जादू के जैसे इसलिए काम करता है क्योंकि वो ग्रोथ रेट एक नए बेस पर इस्टेब्लिश होता है। वैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। मान लो आपने 2023 में 100 रुपया इन्वेस्ट किया और मान लेते हैं कि आपका जो ग्रोथ रेट है यानी आपका जो रिटर्न है वो 10% है, तो 2023 के एंड में आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अब आपके पास टोटल 110 रुपए हो गए। तो अब 2024 में 110 रुपया जो आपका है वह एक नया बेस होगा और अब इस पर आपको 10% का रिटर्न मिलेगा। यानी 2024 के एंड तक आपने 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब आपके पास टोटल 121 रुपया हो गया। अब 2025 में आपका नया बेस 121 रुपए का है और आपको उस पर 10% का रिटर्न मिलता है। यानी 2025 के एंड तक आपने 12 रुपए 1 पैसे का प्रॉफिट कमाया। अब आपके पास टोटल 133 रुपए 1 पैसे हो गए। अब 2026 में आपका एक नया बेस 133 रुपए 1 पैसे का है और अब उस पर आपको 10% का रिटर्न मिलता है। यानी 2026 के एंड तक आपको 13 रुपए 31 पैसे का प्रॉफिट हुआ और अब आपके पास टोटल 146 रुपए 41 पैसे हो गए। और ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग।
यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करो कि आपका जो रिटर्न है वो 10% ही है, पर जो आप कमा रहे हो, जो आपका प्रॉफिट है वो हर साल बढ़ रहा है। 2023 में आपने 10 रुपए कमाए, 2024 में 11, 2025 में 12 रुपए 1 पैसे, 2026 में 13 रुपए 31 पैसे। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपके प्रॉफिट भी बढ़ते चले जाएंगे। और जब आप अपने पैसों को बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट कर दोगे तब आपको कंपाउंडिंग का फायदा दिखने लगेगा, सेम वॉरेन बफेट की तरह। लेसन नंबर 3, नेवर एनफ। रजत गुप्ता कोलकाता के एक चौल में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश एक अनाथ आश्रम में हुई थी। कोलकाता की उन झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर रजत गुप्ता ने जो भी अपने करियर में अचीव किया वह किसी सपने से कम नहीं था। लगभग जब वो 45 साल की एज के थे तब वो मैकिन्से कंपनी के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की सबसे रेपुटेटेड कंसल्टिंग कंपनी है। एंड 2007 में वो वहाँ से रिटायर हो गए और फिर उन्होंने यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया और उन्होंने बिल गेट्स के साथ मिलकर चैरिटी वाले काम भी किए। और तो और वो 5 पब्लिक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। एक चौल से निकलकर और अपनी पूरी लाइफ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करके रजत गुप्ता वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हो गए थे, जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 2008 में एक न्यूज में छपे आर्टिकल के अकॉर्डिंग रजत गुप्ता की टोटल नेटवर्थ $100 मिलियन थी और अगर इन पैसों पर उनको 5% का एनुअल रिटर्न मिलता तो उसके अकॉर्डिंग वो हर घंटे $600 कमा सकते थे, यानी लगभग 49,000 रुपया एक घंटे का। और अगर आप इसे 24 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक दिन में वो लगभग 11,76,000 रुपए कमा सकते थे, वो भी केवल और केवल अपने पैसों को बैंक में रखकर। और अगर वो चाहते तो और भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा करियर था, पर उन्होंने नेवर एनफ के चक्कर में यानी और भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसके कारण उनको जेल हो गया। गोल्डमैन सॉक्स जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, रजत गुप्ता उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जिसके कारण वो बड़े बड़े इन्वेस्टर से घिरे रहते थे। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन सॉक्स को बहुत भारी लॉस हुआ और इसी लॉस से इस बैंक को बचाने के लिए वॉरेन बफेट ने $5 बिलियन इस बैंक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। और ये नॉर्मल सी बात थी कि अगर वॉरेन बफेट उस बैंक में इन्वेस्ट करते तो उसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाता ही जाता। गोल्डमैन सॉक्स का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने के कारण रजत गुप्ता को ये न्यूज पब्लिक से पहले ही पता चल गई थी और जब उन्हें इस न्यूज के बारे में पता चला तो उसके जस्ट 16 सेकंड बाद ही उन्होंने राज नाम के एक हेज फंड मैनेजर को कॉल किया और उसे गोल्डमैन सॉक्स के शेयर खरीदने को कहा। राज ने तुरंत गोल्डमैन सॉक्स के 1,75,000 शेयर खरीद लिए। कुछ ही घंटे बाद वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे और गोल्डमैन सॉक्स के बीच डील हो गई और डील होते ही गोल्डमैन सॉक्स के शेयर प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर बढ़ने लगे और तुरंत ही राज ने $1 मिलियन कमा लिए और रजत गुप्ता को $17 मिलियन का फायदा हुआ। और फिर क्या, राज और रजत गुप्ता दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में जेल हो गया। यार आप यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर कोई गरीब आदमी पैसों के लिए क्राइम करता है, करप्शन करता है, तो समझ में आता है कि उसको खाने को, पीने को, दवा कराने को पैसे नहीं रहे होंगे। पर रजत गुप्ता जैसे लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, पावर होता है, फ्रीडम होता है, रेपुटेशन होता है, तो आखिर ऐसे लोग बस पैसों के चक्कर में आखिर ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? तो असर बताते हैं कि रजत गुप्ता ने ऐसा बस इसलिए किया क्योंकि उसके पास कभी एनफ था ही नहीं। मतलब उसके पास जो भी पैसे थे भले ही वो बहुत ही ज्यादा थे पर उसके लिए वो एनफ नहीं थे। वो एक मिलियनियर था पर वो एक बिलियनियर बनना चाहता था और इसी कारण से उसने स्कैम करा। अब हम रजत गुप्ता की केस स्टडी से 4 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल सीखेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी खुशियों और फाइनेंस दोनों के लिए। तो नंबर 1, एनफ यानी पर्याप्त पैसे कमाने पर फोकस करो, उससे ज्यादा या कम नहीं। गुप्ता जी ने स्कैम क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो आखिर आप कैसे जान सकते हो कि आपके पास जो पैसे हैं वो आपके लिए पर्याप्त हैं या नहीं, या आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जो आपके लिए पर्याप्त होंगे? तो पर्याप्त को मैं आपको खाना खाने के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो, अगर आप जरूरत से कम खाना खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी और अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाओगे तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर कितना खाना आपके लिए पर्याप्त है। तो सेम ऐसे ही अगर आपके पास जरूरत से कम पैसे होंगे तो आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करोगे और अगर आप जरूरत से ज्यादा पैसा कमाना चाहोगे तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए आप खुद की लाइफ को देखो कि अगर आपके पास कितने पैसे हों जिनसे आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हो, यानी जो भी आपकी जायज जरूरतें हैं आप उन्हें पूरी कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हो तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते हो, तो आप बस 10 करोड़ रुपए कमाने पर फोकस करो और जब आप उसे कमा लेते हो तो फिर आप पैसों के पीछे मत भागो, केवल और केवल खुश रहने पर फोकस करो। हाँ, अगर आपको और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आप ईमानदारी से कमाते रहो, लेकिन यार पैसों के पीछे भागो मत, क्योंकि कोई भी आखिर पैसा क्यों कमाना चाहता है? खुशी रहने के लिए तो इसलिए खुश रहने पर फोकस करो। नंबर 2, बहुत सी चीजों के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे प्रॉफिट कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। वॉरेन बफेट ने कहा है, जो आपके पास अभी है और जरूरी है उसे किसी ऐसी चीज के लिए दांव पर लगाने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है।
देखो, हम में से शायद ही किसी के पास कभी $100 मिलियन होंगे जैसा कि रजत गुप्ता के पास था, और इतने पैसे में वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी सकते थे। पर वो और पैसा कमाना चाहते थे जिसकी शायद उनको जरूरत नहीं थी, और वो भी अपने करियर, अपने रेपुटेशन, अपने फ्रीडम, मतलब ऐसी चीजों के रिस्क पर जो उनके पास था और जिसकी उनको जरूरत थी। तो इसलिए आप कभी भी गैर जरूरी पैसों को कमाने के चक्कर में अपने करियर, अपने रेपुटेशन, अपने पैसों का रिस्क मत लेना। मतलब जो भी आपके लिए जरूरी है और है उसके साथ कभी भी रिस्क मत लेना। नंबर 3, कंपैरिजन। रजत गुप्ता ने स्कैम क्यों किया? इसका एक बहुत बड़ा कारण कंपैरिजन था। वो एक मिलीनियर थे पर वो बिलीनियर लोगों से घिरे रहते थे और इसीलिए वो उनके जितना अमीर बनना चाहते थे। देखो, अगर आपके पास आज 10,000 रुपए हैं तो आप 15,000 रुपए वालों से कंपैरिजन करोगे, और जब आपके पास 15,000 रुपए हो जाएंगे तो फिर आप 20,000 रुपए वालों से कंपैरिजन करोगे, और जब आपके पास 20,000 हो जाएगा तो फिर आप 40,000 वालों से कंपैरिजन करने लगोगे, और जब 40 होगा तो फिर 80 से। मतलब आपके पास चाहे जितने पैसे हो जाएं, आप हमेशा उससे ज्यादा पैसे वाले लोगों से कंपैरिजन करोगे ही करोगे, और फिर कंपैरिजन की वजह से और भी ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप रजत गुप्ता जैसे गलत काम करने स्टार्ट कर दोगे। देखो, ऑथर बताते हैं कि कंपैरिजन करना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी जीता नहीं जा सकता, और अगर इसे आप जीतना चाहते हो तो इसका बस एक ही तरीका है कि आप कभी भी इस लड़ाई को लड़ो ही मत। नंबर 4, अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो। देखो, अगर आपके रिजल्ट के साथ आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं तो और अधिक पाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप उसे पा लोगे तो फिर आप पहले जैसा ही महसूस करने लगोगे, और ये प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा, और फिर आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे और ना ही सेटिस्फाई। ऑथर बताते हैं कि जो सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है वो यही है कि आप अपने एक्सपेक्टेशंस को कम करो, और केवल फाइनेंस के मामले में ही नहीं बल्कि हर एक मामले में, अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है तो। हम इस वीडियो की समरी देख लेते हैं कि आखिर हमने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। तो नंबर 1, हमारे अमीरी या गरीबी में हमारे खुद की मेहनत के अलावा लक एंड रिस्क इन दोनों का हाथ होता है। नंबर 2, अगर आपको अमीर बनना है तो आप अपने पैसों को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर दो, इससे आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा। नंबर 3, केवल एनफ पैसे कमाने पर फोकस करो, और जब आप इतना पैसा कमा लेते हो तब आप केवल और केवल खुश रहने पर फोकस करो। तो ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स। बाकी की जो लेसन्स है उसे मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।